अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे लूप्स बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं। लूप्स तीन किस्म के हैं। एक हमारे पास वाइल लूप है, दूसरा हमारे पास डू वाइल लूप है और तीसरा हमारे पास फॉर लूप है। ये तीन डिफरेंट टाइप के लूप इस वजह से हैं क्योंकि किस तरह ये रेपिटेशन को कंट्रोल करते हैं ये डिफरेंट है बेसिकली। तो जो वाइल लूप है इसको हम कहते हैं प्री टेस्ट लूप। ये इफ एल्स की तरह का ही होता है, लेकिन वो जो स्टेटमेंट होती हैं उस बॉडी के अंदर, ब्लॉक के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर, वो अब रिपीट होती रहेंगी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। आप देखें ये वाइल लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ पर इफ लिख दें तो ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये बूलियन एक्सप्रेशन भी हो सकती है या कोई न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। जब तक ये ट्रू रहे, यानी जब तक यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू आए तब तक ये ट्रू रहेगी, और जो ही यहां पर जीरो आ जाएगा इस पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन का आंसर, तो हमारे पास ये जो ब्लॉक है, ये ब्रेसेस हैं, यहां से लेकर यहां तक जितनी स्टेटमेंट यहां पर हैं ये एग्जीक्यूट फिर नहीं होंगी, हमारा कंट्रोल यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा। तो इफ और वाइल में फर्क ये है कि इफ में एक दफा चेक होता है, वाइल में जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू रहेगी तब तक आपकी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होती रहेंगी या रिपीट होती रहेंगी। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हम करते ये हैं कि दो एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं, उनका लॉजिक बनाते हैं, फिर उनको इंप्लीमेंट करते हैं और फिर मैं 2 से 3 आपको टास्क भी दूंगा। तो एग्जांपल 1 हमारे पास ये है कि हम फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं यूजिंग वाइल लूप। वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि वाइल लूप को यूज कैसे करना है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास n एक नंबर है उसका फैक्टोरियल हमने कंप्यूट करना है और n इज अ होल नंबर, ठीक है, यानी n नेगेटिव नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, n मल्टीप्लाई बाय n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन अप टू 3 to 1। तो इन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर हमारे पास 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और आंसर हमारा आ जाएगा 120। ठीक है, ये सिंपल एक एग्जांपल है। अब इस फैक्टोरियल को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यहां से मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव होती है। तो हम ऐसे भी अगर करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तो तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि यूजर से एक इनपुट नंबर लेंगे और उसका फैक्टोरियल कंप्यूट करेंगे। तो वाइल लूप इसमें कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि कंडीशन टेस्ट होगी, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन देखें कितने दफा करनी है, 5 दफा करनी है। तो 1 को बेशक आप छोड़ दें क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से फर्क ऐसा नहीं पड़ता, और इस मल्टीप्लिकेशन के आंसर को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल भी चाहिए। एक शुरू के अंदर लेक्चर में अपलोड किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, और उस पर मैंने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बनाया था फैक्टोरियल के प्रोग्राम का। तो आप इन दोनों में से किसी एक तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो लेट्स सपोज हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। अब आप देखें जो वाइल लूप है वो प्री टेस्ट लूप है। इसका मतलब यह है कि पहले कंडीशन टेस्ट होगी, उसके बाद बेसिकली हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे या जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिकली 2 वेरिएबल बनाएंगे। एक वेरिएबल हम इटरेशन के लिए बनाएंगे, यानी जो आइटरेटर होगा हमारा वो, और दूसरा वेरिएबल क्या होगा जिसमें हमने ये प्रोडक्ट का रिजल्ट स्टोर करना है। अब देखें सबसे पहले i में कितना होना चाहिए, i में 5 होना चाहिए। तो देखें जो आइटरेटर है पहले उसकी वैल्यू 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2, फिर 1, तो डिक्रीमेंट होता जा रहा है। तो ये आइटरेटर जो है ये वो नंबर है जो यूजर डालेगा। फॉर एग्जांपल अगर यूजर n की वैल्यू एंटर करता है ना 5, तो जो n की वैल्यू होगी आपके आइटरेटर की वैल्यू वही होगी। तो हम ये भी कर लेते हैं कि यहां पर एक नंबर भी बना लेते हैं। इससे पहले इंट n के साथ से इंट n एक नंबर ले लेते हैं जो यूजर इंटर करेगा। यहां पर लिख देते हैं CNN, यूजर ने नंबर इंटर कर दिया और i को 5 रखने की बजाय हमने क्या रख दिया, n रख दिया, कि यूजर जो नंबर इंटर करेगा उतने दफा आपका लूप चले। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक फैक्टोरियल का एक वेरिएबल बनाते हैं। फैक्टोरियल जितना बड़ा नंबर होता जाएगा आंसर एक्सीड करता जाएगा। तो रिकमेंडेड ये है कि आप इंट ना रखें, क्योंकि इंट 4 बाइट्स का होता है, और अगर लॉन्ग आप रख लेंगे तो वो 8 बाइट्स का होता है। तो आप इसको लॉन्ग इंट बना सकते हैं। अगर आपने छोटे नंबर्स का फैक्टोरियल लेना है फिर इंट ही काफी है। तो यहां पर मैं फैक्ट के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूं और उसमें बाय डिफॉल्ट आंसर क्या रख रहा हूं, 1 रख रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, और मिनिमम आंसर फैक्टोरियल को होता ही 1 है, 0 नहीं हो सकता। ये लॉन्ग इंट अब बड़ा आंसर भी स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसका जो साइज है वो 8 बाइट्स का है, इस वजह से मैंने इसको लॉन्ग इंट रख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे,
हमने इनिशियलाइज भी कर लिया वेरिएबल और हमने फैक्टोरियल को भी इनिशियलाइज कर लिया 1 के इक्वल, ठीक है। अब हम यहां पर वाइल लूप लगाएंगे, तो हम लिखेंगे वाइल, और ये जो पैरेंथेसिस है यहां पर हमने कंडीशन लगानी है और यहां पर हमारी ब्रेसेस होंगी। अब इसमें क्या कंडीशन आनी चाहिए, यानी लूप कब तक चलना चाहिए। देखें, पहले हमारे पास i में n पड़ा है, लेट्स सपोज n की वैल्यू 5 है, तो पहले लूप 5 को मल्टीप्लाई करेगा, किसको, इस फैक्ट को मल्टीप्लाई करेगा, यानी हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और फिर इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर उसके बाद 2 के साथ करेंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करने का फायदा ऐसा नहीं है क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हमने किसको डिक्रीमेंट करना है, i को डिक्रीमेंट करना है। तो हम लिख देंगे कि जब तक आपका जो i है दैट इज ग्रेटर देन 1, यानी जब तक 1 से बड़ा है, या आप ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी कर सकते हो, तब तक लूप चले। यानी सबसे पहले देखिए n की वैल्यू 5 है, तो 5 क्योंकि 1 से बड़ा है, लूप आपका चलेगा। अब उस लूप में हमने करना क्या है, हमने इस i को जिसमें वो नंबर पड़ा है, जिस तरह 5 है, उसको मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टोरियल के साथ, फैक्ट के साथ, और आंसर किस में स्टोर करना है, इसी वेरिएबल के अंदर, क्योंकि इसी में हमारा रिजल्ट है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम करेंगे फैक्ट मल्टीप्लाई बाय i, ये जो आंसर आएगा उसको किस में स्टोर करना है, इसी फैक्ट के अंदर हमने स्टोर कर देना है। ये सबसे जो की लाइन है ना वो ये वाली है। तो देखें, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले i की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि हम जो नंबर इंटर कर रहे हैं 5 का फैक्टोरियल ले रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई किससे होगा, फैक्ट में 1 पड़ा है, 1 से, तो फैक्ट में आंसर देखें कितना आ जाएगा, फैक्ट में आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। ये पहली इटरेशन होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इस आइटरेटर को डिक्रीमेंट करेंगे। अभी i में कितना पड़ा था, i में 5 पड़ा था, तो यहां पर हम i को डिक्रीमेंट करेंगे, तो i माइनस माइनस कर दें, या i इज इक्वल टू i माइनस 1 कर दें। जब ये डिक्रीमेंट हो जाएगा तो i की अब करंटली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, कंडीशन फिर टेस्ट होगी। याद रखें, हम लूप से तब बाहर निकलेंगे जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो एक जो ब्लॉक है स्टेटमेंट्स का, ये एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा फिर कंडीशन यहां पर टेस्ट होगी कि क्या i की वैल्यू 1 से बड़ी है, क्योंकि i डिक्रीमेंट होकर 4 बन गया, और 4 वाकई ही 1 से बड़ा है, तो हमारा लूप दोबारा चलेगा। तो 3 चीजें आपको पता चल गई। शुरू में हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, उसके बाद हमने कंडीशन को टेस्ट करना है, और लूप की बॉडी में हमने उस आइटरेटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। यहां पर क्योंकि i की वैल्यू बड़ी थी और हमने i को डिक्रीमेंट करना है, यहां पर डिक्रीमेंट कर दिया। अगर आप ऐसे करना चाहते थे 1 into 2 into 3 into 4, तो फिर आप पहले i की वैल्यू 1 सेट करते, यहां पर लिखते i लेस देन इक्वल टू 5 या लेस देन 6 लिख लें, और यहां पर i इंक्रीमेंट होता, ठीक है। तो 3 चीजें आपने याद रखनी है। जब i की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा फिर देखें अब फैक्ट में क्या पड़ा है, 1 नहीं पड़ा, बल्कि फैक्ट में क्या पड़ा है, 5 पड़ा है। तो नेक्स्ट इटरेशन में आपका 5 मल्टीप्लाई कैसे होगा, i की करंट वैल्यू विच इज 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 20, और फैक्ट में ये स्टोर हो जाएगा, और i डिक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो i की वैल्यू 3 होगी और फैक्ट में 20 पड़ा है। कंडीशन फिर टेस्ट होगी, 3 1 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो दोबारा फिर फैक्ट में कितना पड़ा है, फैक्ट में 20 पड़ा है, 23 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आ गया 60, ये फैक्ट में स्टोर हो जाएगा, और i फिर डिक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, i डिक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। क्या 2 1 से बड़ा है, यस बड़ा है, ये फिर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फैक्ट में जो 60 वैल्यू पड़ी है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से, 60 into 2 120, और ये आंसर स्टोर हो जाएगा फैक्ट के अंदर, और फिर i मजीद डिक्रीमेंट होके 1 बन जाएगा। अब i की वैल्यू पहले 2 थी, अब 1 हो गई। क्या 1 1 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे, अपने इस फैक्ट को क्या कर लेंगे, सी आउट करके डिस्प्ले कर देंगे रिजल्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो सबसे पहले यूजर से इनपुट ली सी इन, ठीक है, कि किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो यहां पर आप अलग से कंडीशन भी लगा सकते हो कि अगर n की वैल्यू 0 है तो तब फैक्टोरियल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, उन कंडीशन को मैंने यहां पर कवर नहीं किया। तो ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। अब VS कोड में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि ये कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये मैंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम R लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं एग्जैक्टली उसी तरह है। n की जगह नम वेरिएबल है, और यहां पर i की वैल्यू नम के इक्वल रख दी, और उसके बाद रिजल्ट के लिए लॉन्ग इंट टाइप का वेरिएबल बनाया फैक्ट, और एग्जैक्टली उसी तरह है। और अब हम इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सपोज आप डालते हैं 5, तो 120 आंसर आ गया। अब हम 7 इंटर करते हैं,
तो आंसर 50-40 आ गया। अब मैं इसको आपको डिबग करके दिखाता हूं कि एक्चुअली ये वर्क कैसे कर रहा है। तो यहां पर मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया। अब हम इसको डिबग करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, क्लिक करेंगे शो ऑल ऑटोमेटिक डिबग कॉन्फ़िगरेशन और डिबग एक्टिव फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद टर्मिनल पर क्लिक करना है आपने। सबसे पहले वो इनपुट मांग रहा है, तो इनपुट अगर हम इंटर करते हैं, लेट्स सपोज मैं 4 इंटर करता हूं। तो जब 4 इंटर किया तो यहां पर देखें वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। नम में हमने क्योंकि नंबर इनपुट लिया है, नम में 4 आ गया और आई की वैल्यू भी 4 आ गई। और फैक्ट में उसने कोई डिफॉल्ट वैल्यू सिलेक्ट कर ली, गार्बेज वैल्यू उसने डाल दी अपनी तरफ से, ठीक है। अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो फैक्ट में 1 आ जाएगा। आप देखिएगा यहां पर फैक्ट में 1 आ गया। अब सबसे पहले ये कंडीशन देखी जाएगी कि हमारे पास जो i की वैल्यू है क्या वो 1 से बड़ी है। i में देखिए 4 पड़ा है, 4 वाकई 1 से बड़ा है। हम इस बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो ये प्री टेस्ट लूप इसी वजह से है क्योंकि ये पहले कंडीशन को टेस्ट करता है फिर बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। तो मैंने नेक्स्ट लाइन जब क्लिक किया तो देखिए हम बॉडी के अंदर आ गए और फैक्ट में देखिए कितना पड़ा है 1 और i में कितना पड़ा है 4। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और फैक्ट में 4 हो जाएगा। यहां पर भी आपको नजर आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करें तो अब देखिए फैक्ट में 4 हो गया और अब i आपका डिक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा। अभी 4 है, ये देखिएगा, तो i 3 हो गया। और दोबारा फिर हमारा कंट्रोल कहां चला गया, दोबारा फिर while पर चला गया कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हर इटरेशन के बाद कंडीशन टेस्ट होगी, अगर ट्रू होगी तो हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो i की वैल्यू क्योंकि 3 है, कंडीशन ट्रू है, दोबारा हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमने एग्जीक्यूट कर लिया और उसके बाद आप देखें हमारा फैक्ट कितना हो गया 12 हो गया, i की वैल्यू 2 होगी। दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन ट्रू, दोबारा फिर बॉडी एग्जीक्यूट हुई और अब i की वैल्यू 1 बन गई और फैक्ट में कितना हो गया 24। अब मैं पता है 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, 4 into 3 into 2, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है। इसी वजह से अब कंडीशन होगी फॉल्स, हम इस बॉडी से बाहर आ जाएंगे, सी आउट स्टेटमेंट पर आ जाएंगे। ये देखिएगा, तो हम बॉडी से बाहर आ गए क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज 24। दैट्स इट। अब हम करते हैं सेकंड प्रॉब्लम ऑन फिबोनाची सीक्वेंस। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमें दो टर्म्स पहले से पता होते हैं, हमने नेक्स्ट टर्म निकालनी होती है और ये सीक्वेंस इस तरह की होती है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म यानी आपको nth टर्म निकालने के लिए पिछली दो टर्म्स का सम करना पड़ता है। 0 + 1 1, ये आपकी थर्ड टर्म आ जाएगी। और फोर्थ टर्म निकालने के लिए पिछली दो टर्म्स को सम करना है। 1 + 1 2 और ये आपके पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए पिछली दो टर्म्स का सम 3 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा और 8 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो हम यूजर से टोटल टर्म्स मांगेंगे कि कितनी टर्म्स वो प्रिंट करना चाहता है स्क्रीन पर। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू यूजर डालता है 7, तो देखें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, यहां तक हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। और दूसरी बात देखें, ये जो n है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि पहले दो टर्म्स हमें पहले ही पता होगा। ये टर्म हमारी f1 है, इसको इंटीजर वेरिएबल पहले बना लेंगे, f1 में 0 प्लेस कर लेंगे और f2 में 1 प्लेस करके कंसोल पर पहले दो टर्म्स हम डिस्प्ले कर लेंगे। हमारा काम यह है कि थर्ड टर्म से ऑनवर्ड हमने कंप्यूट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लूप कब तक चलेगा, तो यहां पर मैं बॉडी बना देता हूं लूप की। हम while लगाएंगे और while में जो i है, i मस्ट बी लेस देन इक्वल टू n। अब शुरू में i को कैसे इनिशियलाइज करना है 3 से, क्योंकि दो टर्म्स तो पहले ही हमारे पास है, हमने थर्ड टर्म से स्टार्ट करना है। तो दिस 3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू n। अब n क्या है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि यूजर इंटर करेगा। और लेट्स सपोज यूजर इंटर करता है 7, एक टेस्ट केस के लिए आपको बता रहा हूं। तो 3 लेस देन 7, कंडीशन ट्रू हो गई। अब हमने यहां पर क्या करना है, जो नेक्स्ट टर्म है उसको कंप्यूट करना है, जिसको हम nth टर्म कह रहे हैं, ठीक है। अब i की वैल्यू क्योंकि 3 है तो थर्ड टर्म निकाल रहे हैं और उसको हम fn का नाम दे देते हैं, जो कि अभी हमने नेक्स्ट टर्म निकालनी है या करंट टर्म निकालनी है। अब fn कैसे कंप्यूट होगा, सिंपली इन दो वेरिएबल्स को ऐड कर लेंगे। तो पहला काम तो हमने ये करना है कि fn इज इक्वल टू f1 प्लस f2 कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास देखें f1 में क्या पड़ा है 0, इसमें 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ये हमारी करंट टर्म जो हमने कंप्यूट की ये आ जाएगी 1 के बराबर, ठीक है। अभी हमारे पास अज्यूम करें कि ये टर्म कंप्यूट नहीं हुई, हमने यहां तक कंप्यूट कर लिया। अब देखें ये जो नेक्स्ट टर्म है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। वो कैसे, इसको निकालने के लिए ये जो f2 है, अब ये f1 का इसने रोल प्ले करना है क्योंकि प्रीवियस टू टर्म्स को सम करना है, ठीक है। और ये जो fn है ये आपकी कौन सी होनी चाहिए, ये f2 होनी चाहिए।
बस ये काम आपने करना है, यानी ये जो F2 है अब वो F1 बन जाएगी और जो Fn है वो F2 बन जाएगी। ये आपने काम करना है तो आपकी नेक्स्ट टर्म कंप्यूट हो जाएगी और इसकी लॉजिक आपने यहां पर लिखनी है। यानी अब बेसिकली क्या किया कि ये जो F2 था वो आपका बन गया F1 वेरिएबल, क्योंकि नेक्स्ट सम के लिए यानी फोर्थ टर्म के लिए हमारे पास F2 प्लस Fn होना चाहिए था, यानी ये दो टर्म्स होनी चाहिए थी। तो जो पहली टर्म होगी वो आपकी F1 होती है और ये हमारे पास क्योंकि F2 थी इसको हम F1 कर देंगे और इस Fn को F2 कर देंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये तो जेनेरिक रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो F2 होगी वो F1 बन जाएगी और जो Fn है वो F2 बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि जो F2 है वो Fn के बराबर आ जाएगी। अब जब हम ये करेंगे तो देखिए हमारा F1 और F2 वेरिएबल आगे मूव कर गए और साथ ये करने के बाद ये ब्रैकेट में यहां पर लगाता हूं, हमने i को क्या करना है, इंक्रीमेंट भी करना है ताकि हमारी नेक्स्ट टर्म कंप्यूट हो। अब यहां पर और क्या करना है कि हमने इसको प्रिंट भी करना है, क्योंकि शुरू में ये जो 0 और 1 है इसको हम शुरू में ही प्रिंट कर लेंगे और पहले कॉमा लगाना है फिर नेक्स्ट टर्म प्रिंट करनी है। तो नेक्स्ट टर्म क्योंकि हमने यहां पर कंप्यूट कर लिया है तो यहां पर आपकी सी आउट की स्टेटमेंट आ जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर कॉमा लगा देंगे स्ट्रिंग की फॉर्म में और ये जो Fn कंप्यूट किया इसको यहां पर डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद फिर हम वेरिएबल्स को मूव करेंगे और फिर नेक्स्ट टर्म कंप्यूट करने के लिए i प्लस प्लस कर देंगे। i की वैल्यू पहले 3 थी, अब i की वैल्यू 4 हो जाएगी क्योंकि 4 लेस देन इक्वल टू 7 है, कंडीशन ट्रू। तो फिर हम क्या करेंगे, अब आप देखें कि यहां पर अब हमने Fn कंप्यूट किया था, ये 1 आ गया था। अब क्या होगा, ये जो F1 है ये वेरिएबल बन जाएगा और F2 ये बन जाएगा। ये देखें कैसे, ये देखें F2 था और F2 पहले क्या था, 1 था। पहले शुरू में हमारे पास ये F1 था, ये F2 था। अब F2 की वैल्यू 1 है तो वो F1 में चली जाएगी, तो F1 आपका 1 हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें Fn किसको मिल गया, F2 को मिल गया। ये Fn था पहले, तो अब किसको मिल गया, F2 को। अब दोबारा जब ये लूप चलेगा तो F1 प्लस F2 यानी ये वाली दो टर्म्स क्या होंगी, ऐड होंगी और Fn में आंसर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा और ये आपका प्रिंट हो जाएगा सम। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो नेक्स्ट टर्म आपकी 2 हो जाएगी और उसके बाद इसी तरह हम अब क्योंकि Fn ये है, ये आपका F2 बन जाएगा और ये आपका F1 बन जाएगा और इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा, हम प्रिंट करते जाएंगे। और इसका कोड अभी हम जाके VS कोड में देख लेते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया, जो लॉजिक बताई उसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहां पर वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लिए, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n यूजर से इनपुट ले रहे हैं। जो F1 है और F2 है, फर्स्ट 2 टर्म्स को हमने इनिशियलाइज उसी तरह कर लिया और ये जो नेक्स्ट टर्म है या जो nth टर्म है उसको 0 के इक्वल इनिशियलाइज किया। और यहां पर हम पहले दोनों टर्म्स को सी आउट करवा रहे हैं और i को कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम थर्ड टर्म से ऑनवर्ड निकालना है, ठीक है। ये कंडीशन उसी तरह यहां पर nth टर्म का सम कंप्यूट हो रहा है और यहां पर हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं और यहां पर हम वेरिएबल्स को मूव कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के वेरिएबल को अब हमने एक स्टेप आगे ले जाना है और इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको रन करते हैं तो यहां पर देखें, लेट्स सपोज मैं डालता हूं 7, तो देखें हमारे पास सेपरेटेड बाय कॉमा से सारी जो टर्म्स हैं वो डिस्प्ले हो गई। अब हम इसको ना जल्दी से डीबग भी कर लेते हैं। तो डीबग करने के लिए लेट्स सपोज मैं यहां पर ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूं। यहां पर वो नंबर ऑफ टर्म्स मांग रहा है, लेट्स सपोज मैं यहां पर 5 डाल देता हूं कि हम 5 टर्म्स को डिस्प्ले करते हैं। तो देखें यहां पर वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो गए, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखें n की वैल्यू, F1 की, F2 की, Fn की और i की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले कंसोल पे ये डिस्प्ले हो जाएगा पहली 2 टर्म्स। ये देखें ये फर्स्ट 2 टर्म डिस्प्ले हो गई। इसके बाद i की वैल्यू यहां पर देखें 0 पड़ी है और इसके बाद हमारी i की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये कंडीशन क्योंकि ट्रू है, n की वैल्यू देखें 5 है, 3 लेस देन 5। तो उसके बाद आप देखिएगा हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये भी एग्जीक्यूट होनी है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि F1 में 0 पड़ा है, F2 में 1 पड़ा है, Fn में 0 पड़ा है। तो इसके बाद दोनों F1 प्लस F2 होगा और Fn में हमारे पास 1 आ जाएगा। ये देखिएगा आप यहां पर, तो देखें Fn आपका अपडेट हो गया और यहां पर हमारी नेक्स्ट जो टर्म है वो प्रिंट भी हो जाएगी। यहां पर हमने प्रिंट कर ली। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब वेरिएबल्स आगे मूव होने वाले हैं। जो F2 है सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट बना दिया और जो करंट टर्म है उसको सेकंड बना दिया, ठीक है। तो इसका इफेक्ट आपने यहां पर देखना है। F2 हमारे पास 1 था और F1 हमारे पास 0 था। अब F1 इसके बाद 1 हो जाएगा। तो ये देखें F1 आपका 1 हो गया और Fn करंट टर्म है विच इज 1 और F2 भी हमारे पास 1 है तो ये वही रहेगी, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये देखें आपके पास फर्क नहीं पड़ा
अब इटरेटर नेक्स्ट 3 अब इटरेटर इंक्रीमेंट हो रहा है विच बिकम्स 4, तो यहां पर देखिए i की वैल्यू 3 है, इसके बाद i की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन दोबारा टेस्ट होगी 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, तो अब हम दोबारा लूप के अंदर आ जाएंगे, दोबारा सम होगा। आप देखें f2 और f1 दोनों में 1 1 पड़ा है, तो हमारा fn 2 हो जाएगा, तो ये देखें fn जो है वो 2 हो गया और यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा हमारी नेक्स्ट टर्म। अब देखें f2 की वैल्यू f1 में चली जाएगी, तो ये देखें ये f2 में 1 पड़ा है और f1 में भी 1 है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, और fn की वैल्यू f2 को असाइन हो जाएगी। अब f2 में देखें कितना 1 है, fn में 2 है, f2 चेंज होके 2 बन जाएगा, तो ये देखें f2 चेंज होके 2 बन गया। हमने इसको इंक्रीमेंट किया i को, और अब i की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, ये लास्ट टर्म है जो प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि 5 टर्म्स प्रिंट करनी थी, 4 हो गई, कंडीशन ट्रू होगी, ये सम कंप्यूट होगा, देखें f1 में पड़ा 1 और 2 3 आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास fn3 बन गया, और इसके बाद इसको डिस्प्ले कर लेंगे और यहां पर वेरिएबल स्वैप हो जाएंगे, f2 की वैल्यू f1 में चली जाएगी, यानी f1 आपका 2 हो जाएगा, और fn में क्योंकि 3 पड़ा है तो ये हमारा f2 में चले जाएगा, तो ये 2 रिप्लेस हो जाएगा 3 के साथ, ये रिप्लेस हो गया। और उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट जब हुआ, अब कंडीशन फेल हो जाएगी क्योंकि i की वैल्यू 6 हो गई, 6 इज नॉट लेस देन 5, सो हम लूप की बॉडी से निकल आएंगे, लूप की बॉडी से निकल आए और रिटर्न पर चले गए, ठीक है। तो अब आपका टास्क क्या है, एक आप ये भी कर सकते हैं कि यूजर से लेट्स सपोज आपने मांगा n की वैल्यू 10, तो आप जो 10th टर्म है ना उसको डिस्प्ले कर दें, बस एक ये है कि जो उस सीक्वेंस की 10th टर्म है उसको डिस्प्ले कर दें, एक आपका ये टास्क हो सकता है। दूसरा टास्क आपका ये हो सकता है कि आप सम निकालें T1 से लेकर उस टर्म तक जो यूजर इंटर करता है, फॉर एग्जांपल यूजर कहता है 10 टर्म्स तक सम निकालो, तो बेसिकली आप करें T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू सो ऑन प्लस Tn, सारी टर्म्स का सम निकाल के उसको देख बता दें कि 10 टर्म्स तक ये सम बनता है, तो उसके लिए आपको सम का वेरिएबल अलग से बनाना पड़ेगा। ये आप लोगों के 2 टास्क, और थर्ड टास्क ये है कि ये सिंपल सी एक्सप्रेशन है, आपने मैथमेटिक्स में इस तरह की सीक्वेंस सीरीज की एक्सप्रेशन पढ़ी होगी, तो ये 2i-1 है, ये बेसिकली ऑड नंबर बनता है। देखें i की वैल्यू 1 डालें तो 2 into 1 minus 1 आपके पास 1 आता है, i की वैल्यू जब 2 डालें 2 2 4 minus 1 3 आता है, i की वैल्यू 3 डालें 6 minus 1 5 आता है, तो ये ऑड नंबर का सम ले रहे हैं। ये समेशन किस लिए यूज हो रहा है, सम के लिए यूज हो रहा है। तो आपने यूजर से n मांगना है, n क्या है, वो नंबर जहां तक हमने सम करना है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, और देखें ऑटोमेटिकली आपने इस फार्मूले में i की वैल्यू डालते जाना है, और i 1 से स्टार्ट हो रहा है n तक जा रहा है, यानी i is equal to 1 2 up to n आपके पास है, ठीक है। और आपने सम करना है, सम को इनिशियलाइज कर लें 0 से और फिर उसको आप चेक करें। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 3 आती है तो ये पहले 3 और नंबर का सम हम ले रहे हैं, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9 एंड सो, ठीक है जी। तो ये नीचे प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, व्हाइल लूप से इसको करना है। लास्ट प्रॉब्लम, ये ज्योमेट्रिक सीरीज का भी सम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा होगा। इसमें आपने क्या करना है, इसका सम निकालना है। आप याद रखें ये जो r होता है नॉर्मली ये क्या होता है, ये रेशियो होती है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि r यूजर से ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यूजर एंटर करता है, r की वैल्यू 0.2 है, और ये जो r है इसको डबल में ट्रीट करें क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर होता है, तो ये भी आप यूजर से एंटर लें। आप जो फर्स्ट टर्म है वो भी यूजर से मांगे, और कितने टर्म्स का सम करना है ये भी यूजर से मांगे। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, दिस टर्म इज इंटर्ड बाय यूजर। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ज्योमेट्रिक एक सीरीज बना लें, n टर्म वाली सीरीज बना लें। फॉर एग्जांपल आप ऐसे बना सकते हैं कि ये आपके पास 2 है, उसके बाद 4 है, फिर आपके पास 8 है, फिर 16 है। अब आप देखें ये डिवाइड करेंगे 2 टर्म्स को, आंसर सेम आएगा, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो इसमें करना क्या है, ये nth टर्म का फार्मूला है, इसमें वैल्यू आप पुट करते जाएं और आपका आंसर आता जाएगा। पहली टर्म कैसे निकलेगी, a की वैल्यू आपको पहले ही पता है, लेट्स सपोज ये 2 है, r की वैल्यू भी आपने डाल दी, इस केस में r की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, ठीक है। तो यहां पर n की जगह जनरल फार्मूले में i आएगा, पहले i की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। जब आप इस फार्मूले में डालेंगे a r की पावर i, जब i की पावर 0 डालेंगे तो सिंपल आपके पास a आ जाएगा। अब इस a को किस में डाल देना है, सम में, क्योंकि सम में सबसे पहले क्या पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा। जब ये डाल देंगे इस सम में हम ऐड करेंगे ये वाला इस टर्म का आंसर। जब नेक्स्ट टर्म होगी यानी i की वैल्यू जब 1 होगी तो
r की पावर 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे a में, a के साथ, और फिर सम में ऐड कर देंगे। और क्योंकि ये पावर है तो पावर के लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है। यहां पर देखें बेस क्या है r और पावर क्या है i, तो आप ऐसे करेंगे और i आपका वेरी करेगा 0 से लेकर n तक। तो ये आपका दूसरा टास्क है। तो होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्राई रन्स की प्रॉब्लम करेंगे ऑन व्हाइल लूप। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।